गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। हम लोग ट्रांसफार्मर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसमें मैंने दो टॉपिक था आपका जो बचा हुआ था, एफिशिएंसी और लॉसेस, वो सारे टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं। आपका ट्रांसफार्मर से जितने भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं या जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब हम उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया है, आज भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आपको पता है कि अगर कोई भी पेपर बनता है तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जरूर उठाए जाते हैं। जो भी मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उससे 2-4 क्वेश्चन जरूर लिया जाता है। तो हो सकता है कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाए, ठीक है। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा डीसी मशीन स्टार्ट होगा। डीसी मशीन में फर्स्ट हम लोग मोटर और जनरेटर दोनों का कंस्ट्रक्शन साथ में पढ़ेंगे, वर्किंग साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद मोटर अलग पढ़ेंगे और जनरेटर अलग पढ़ेंगे, उसको डिवाइड करके, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या बताइए। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या बताइए, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास A इक्वल टू 2p। ऑप्शन बी है A इक्वल टू 3p। ऑप्शन सी है A इक्वल टू p और ऑप्शन डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक लैप वाइंडिंग होती है और एक वेव वाइंडिंग होती है। तो लैप वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? हाई करंट लो वोल्टेज वाइंडिंग। हाई करंट लो वोल्टेज वाइंडिंग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हाई करंट लो वोल्टेज वाइंडिंग किस वाइंडिंग को कहा जाता है। तो हाई करंट लो वोल्टेज वाइंडिंग हम किसको कहते हैं? लैप वाइंडिंग को बोलते हैं। और इसमें A इक्वल टू P होता है, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ और नंबर ऑफ पोल्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? A इक्वल टू P हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाइंडिंग को हाई वोल्टेज लो करंट वाइंडिंग कहते हैं? किस वाइंडिंग को हाई वोल्टेज लो करंट वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि वाइंडिंग कितनी हुई? 2 हुई, एक हो गई लैप और एक हो गई वेव वाइंडिंग, ठीक है। लैप वाइंडिंग को हमने क्या कहा था? हाई करंट लो वोल्टेज। तो उसी का जस्ट अपोजिट हमारा क्या होगा? वेव वाइंडिंग होगी। तो वेव वाइंडिंग में क्या होगा? हाई वोल्टेज और लो करंट वाइंडिंग। इसको हम क्या कहेंगे? हाई वोल्टेज लो करंट वाइंडिंग। यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आपस में क्या है? इक्वल है, A इक्वल टू P है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? A इक्वल टू 2 होता है, मतलब हम पैरेलल पाथ कितना लेंगे? 2 ही लेंगे, चाहे कितना भी दिया हो। हमें यहाँ पे पोल से कोई मतलब नहीं है। पोल अगर 4 भी रहेगा तो हम पैरेलल पाथ जो होगा वो 1-2 ही लेंगे और यहाँ पे तो इक्वल होगा, ठीक है। दोनों वाइंडिंग में हमारा यही डिफरेंस है।
तो किस वाइंडिंग को हाई वोल्टेज और लो करंट वाइंडिंग कहते हैं? वेव वाइंडिंग को, वेव वाइंडिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वाइंडिंग किस ट्रांसफार्मर की दक्षता, किस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है? किस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है? ऑप्शन है मेरे पास, जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होगा, जब दोनों आपस में इक्वल होंगे, या फिर जब आयरन लॉस कॉपर लॉस का दुगुना होगा, या फिर जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस में 1/4 का रिलेशन होगा। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉसेज होते हैं। लॉसेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हो गया हमारा कोर लॉस और दूसरा हो गया हमारा कॉपर लॉस। ठीक है, तो कोर लॉस को हम क्या कहते हैं? कोर लॉस को हम कहते हैं कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस। और कॉपर लॉस को क्या कहते हैं? वेरिएबल लॉस। मतलब कि ये जो होता है वो लोड से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये स्टार्टिंग से लास्ट तक हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। और वेरिएबल लॉस यानी कि कॉपर लॉस, जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाएंगे या घटाएंगे उसके अकॉर्डिंग कॉपर लॉस भी वेरी करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा कोर। यहाँ से दो क्वेश्चन और बनता है, एक कोर लॉस को फाइंड करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर में दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक ओपन सर्किट टेस्ट होता है और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। तो कोर लॉस को फाइंड करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। ठीक है, और कॉपर लॉस को फाइंड करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे दो चीजें यहाँ पे क्लियर की। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बताइए वेरिएबल लॉस किसे कहते हैं? तो वेरिएबल लॉस जो होता है वो कॉपर लॉस होता है। ठीक है, दो तरह का क्वेश्चन बना, एक कोर लॉस और एक कॉपर लॉस। कोर लॉस को हम फाइंड करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे और कॉपर लॉस को फाइंड करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है, यानी 100% किस ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होगी? तो जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस जब आपस में इक्वल हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उस टाइम हमारा जो ट्रांसफार्मर होगा वो 100% इफिशियंसी पर वर्क करेगा। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, ये एक आइडियल बात है। प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर में थोड़ा बहुत लॉसेस जरूर होगा। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपकी देखेंगे कि इफिशियंसी 96%, 98%, 97% तक ऐसे आती है, कभी 100% इफिशियंसी नहीं आती। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ में लॉसेस तो होते ही है ना। अब रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, मतलब जैसे जैसे है वो वैसे वैसे लॉसेस तो होना ही होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए ट्रांसफार्मर का ईएमएफ, ट्रांसफार्मर के ईएमएफ का मान, ट्रांसफार्मर के ईएमएफ का मान किस पर निर्भर करता है? ट्रांसफार्मर के ईएमएफ का मान किस पर निर्भर करता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन क्या लिखे हैं आप ऐसे देख लीजिए। अगर हम ईएमएफ इक्वेशन देखते हैं तो ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर की क्या होती है? 4.44 F5M। ठीक है, F क्या है यहाँ पर? वेयर, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिएगा वेयर F इज इक्वल टू क्या है? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा। तो
हम आपको ईएमएफ इक्वेशन के बारे में बता रहे थे। ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है ट्रांसफार्मर का, 4.44 F∅N, ठीक है। F क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है जिसको हम 50 हर्ट्ज लेंगे क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी पे वर्क करता है। N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ पोल्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मतलब कितनी वाइंडिंग में टर्न्स लपेटी गई है। और फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। फाई क्या है हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो ट्रांसफार्मर अगर आपसे पूछा जाए कि ईएमएफ इक्वेशन किस पर निर्भर करता है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन फ्रीक्वेंसी पे, मैग्नेटिक फ्लक्स पे और नंबर ऑफ टर्न्स के मान पर निर्भर करता है, मतलब कि प्रोपोर्शनल का इसमें आपस में रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए सीटी को यानी करंट ट्रांसफार्मर को किस क्रम में जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि पहले तो हम आपको सीटी और पीटी दो अलग अलग चीजें हैं जिनको हम कंफर्म कर देते हैं। देखिए सीटी है और पीटी है, यहाँ से इसको हम रफ कर रहे हैं और आपको सीटी और पीटी के बारे में थोड़ा समझा दे रहे हैं क्योंकि सीटी और पीटी से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। यहाँ पे हम लिख रहे हैं सीटी और ये है हमारा पीटी, ठीक है। सीटी को हम, पहला पॉइंट है, सीटी को हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। और पीटी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग कैसी होती है, क्लोज होती है, यानी कि बंद रहती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा और सीटी जो होगी वो जल जाएगी। सीटी का काम क्या है, हाई करंट को मेजर करना, हाई करंट को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और पीटी को का काम क्या है, हाई वोल्टेज को मेजर करना, हाई वोल्टेज को मेजर करना, ठीक है। फिर हमारा सीटी को हम किस में जोड़ते हैं, हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। और पीटी को किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। सीटी की करंट सीमा कितनी होती है, मतलब कितने के बाद वो मेजर करता है, तो 60 एम्पियर के बाद। अगर 60 एम्पियर के बाद सीटी जो होगा वो मेजर करने लगेगा। और पीटी जो होता है वो 750 वोल्ट के बाद मेजर करता है, 750 वोल्ट के बाद, ठीक है। तो हम यहाँ से ये 4 पॉइंट है आपके सीटी और पीटी से रिलेटेड, इसमें से पूछा जाता है। पहला पॉइंट है, हम सीटी को करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, पीटी को पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो क्लोज होती है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सीटी जो होता है वो हाई करंट को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है और पीटी जो होता है वो हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सीटी को हम सीरीज में जोड़ते हैं और पीटी को हम पैरेलल में जोड़ते हैं। सीटी की करंट सीमा जो है वो 60 एम्पियर तक है और पीटी की 750 वोल्ट तक है, ठीक है। अब मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस वोल्टेज पर प्रयोग करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर किस वोल्टेज पर प्रयोग करते हैं, किस वोल्टेज पर हम प्रयोग करते हैं, किसको, ऑटो ट्रांसफार्मर को। तो ऑटो ट्रांसफार्मर भी क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया था, ऑप्शन ए है हमारे पास लो, बी है हाई, ऑप्शन सी है हमारे पास बोथ और डी है नन ऑफ दीज, ठीक है।
तो ऑटो ट्रांसफार्मर हम हमेशा लो वोल्टेज के लिए प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वाइंडिंग होती है। मैंने कल आपको बताया था कि एक ही वाइंडिंग होती है, आधी को हम प्राइमरी और आधी को हम सेकेंडरी मान लेते हैं, ठीक है। तो आपस में शॉर्ट ना हो जाए या फिर जले ना, इस वजह से हमेशा ऑटो ट्रांसफार्मर को हम लो वोल्टेज के लिए ही प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डीसी मशीन पढ़ेंगे। डीसी मशीन में हम मोटर जनरेटर अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि लेकिन वर्किंग और कंस्ट्रक्शन तो सेम ही होता है, तो उसको एक साथ स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।